नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, जयपुर। अपनी लास्ट क्लास में हम ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना के संबंध में जान रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना के अध्ययन बताने जा रही हूँ, जो कि महत्वपूर्ण अध्ययन है। सबसे पहले मैं इसमें आपको रामपुरा गांव का सामाजिक संरचना का अध्ययन समझाने जा रही हूँ। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने ये अध्ययन किया है। श्रीनिवास ने ये अध्ययन 1948 में किया था, और जब उन्होंने ये अध्ययन किया था मैसूर के रामपुरा गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन, उस समय इस गांव की जनसंख्या 1523 थी और गांव में 19 हिंदू जातियां तथा मुसलमान रहते थे। विभिन्न जातियों के व्यवसाय इस प्रकार थे: कृषक, चरवाहे, हस्तोद्योग और व्यापारी, होली या नौकर तथा मजदूर, गनीगा तेली, अकारी, कुलाकारी तथा मताकारी, शिल्पी, लिंगायत, गैर ब्राह्मण, पुजारी और ताड़ी बनाने वाले, कुम्हार, बर्तन बनाने वाले और व्यापारी, केलासी, नाई, बेस्ता, मछेरा, कोरया, सुअर पालन और अगासा, धोबी, मेढ़ा, टोकरी बनाने वाले, ब्राह्मण, पंडिताई तथा पूजा पाठ का कार्य करते थे। ब्राह्मण, पंडिताई और पूजा पाठ का कार्य करते थे। अधिकांश जातियां अपना परंपरागत व्यवसाय करती थी। हर जाति को अपनी व्यवसायिक कुशलता पर गर्व था, किंतु जातीय व्यवसाय में यदि वे दक्ष नहीं होते थे तो उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ता था। वर्तमान में निम्न जातियों के व्यक्ति दुकान चलाने, चावल की मिलें खोलने एवं मोटरों में काम करने लगे हैं। गडरियों ने भेड़ पालन व कंबल बुनना छोड़कर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया है। मछुआ मछली पकड़ने के स्थान पर कृषि कार्य करते हैं। धोबी कपड़े धोने के स्थान पर कुएं खोदने के कार्य में लगे हुए हैं। ब्राह्मण भी अब कृषि करने लगे हैं। इस प्रकार रामपुरा में जातियों के परंपरागत व्यवसाय में परिवर्तन व लचीलापन दिखाई देता है। मैसूर के रामपुरा गांव में जो ये अध्ययन किया गया, ये एम.एन. श्रीनिवास ने जो उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें इसकी व्याख्या की है, और उस पुस्तक का नाम है मैसूर में एक गांव की सामाजिक व्यवस्था। अब मैं इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको समझाने जा रही हूं, और इनको पॉइंट्स में मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले यानी ये जो मैसूर के गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन है, उसके अंतर्गत जो बातें उभर कर आई हैं उन्हें आपको बताऊंगी। कृषक तथा कृषि। रामपुरा में जनसंख्या का लगभग आधा भाग कृषि करता है। अधिकांश कृषक या तो मालिक हैं या साझेदार हैं अथवा श्रमिक व नौकर हैं। वर्तमान में व्यापारी, टोकरी बनाने वाले, धोबी, सुअर पालने वाले एवं मछुआरे किसी भी प्रकार के कृषि कार्यों में नहीं लगे हुए हैं। केवल 100 लोग ही ऐसे हैं जो कृषि कार्य नहीं करते। ब्राह्मण एवं कुछ अन्य कृषक एवं भूस्वामी जातियों के लोग नगरों की ओर भी आकर्षित हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ दी है। गांव में 4 व्यक्ति कॉलेज स्नातक हैं, उनमें से 3 नौकरी भी करते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो जितनी भी मैं आपको इस अध्ययन के संबंध में तथ्य बता रही हूँ वह उस समय के हैं जब आपने ये अध्ययन यानी कि श्रीनिवास ने ये अध्ययन जब किया था। पुजारी जातियाँ। ब्राह्मण तथा लिंगायत रामपुरा की परंपरागत पुजारी जातियाँ हैं। प्रत्येक ब्राह्मण और लिंगायत पुजारी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वे पुजारी हों। उनमें से कई लोग धर्मनिरपेक्ष व्यवसायों में भी लगे हुए हैं। पुजारी लोग पुरोहित कार्य के अतिरिक्त कृषि एवं महाजनी कार्य भी सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। लिंगायत जिन शिव मंदिरों में पुजारी हैं वहाँ ब्राह्मण नहीं जाते, और जिन मंदिरों में ब्राह्मण पूजा पाठ
का कार्य करते हैं वहाँ लिंगायत प्रवेश नहीं करते, किंतु गैर ब्राह्मण जातियाँ किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। लिंगायत पुजारी जन्म, विवाह एवं अन्य संस्कारों के अवसर पर लिंगायतों के घर में पुरोहित का कार्य करवाते हैं, जबकि ब्राह्मण गैर ब्राह्मण उच्च जातियों के यहाँ ये कार्य पुरोहिती का कार्य कराते हैं। ब्राह्मण व लिंगायतों के अतिरिक्त अन्य जातियां भी पुजारी होते हैं। ये दैनिक व साप्ताहिक पूजा करते हैं। मारी देवी की पूजा यहाँ की जाती है। अछूतों का मारी देवी एवं राम का अलग मंदिर है। रामपुरा के ब्राह्मणों में कुछ लोग चिकित्सा, पोस्टमास्टर, ठेकेदारी एवं कृषि का कार्य भी करते हैं। पुरोहित का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों में गांव का बंटवारा किया गया है। सेवक जातियां रामपुरा में कुम्हार, धोबी और नाई कृषकों की सेवा करते हैं और बदले में उन्हें फसल के समय अनाज दिया जाता है। लोहार, सुनार राज अपना परंपरागत व्यवसाय करते हैं। कुम्हार गांव वालों को मिट्टी के बर्तन देता है। कुम्हार, लोहार और सुनार सभी जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, किंतु नाई और धोबी अछूतों की सेवाएं नहीं करते। इसमें ये बात और है एक कि कर्मकांड के समय नाई विशेष सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उसे अलग से भुगतान किया जाता है। कुछ अशुभ दिनों को पर जिन्हें वह अशुभ दिन मानते हैं, जैसे तथा उसमें वह नाई हजामत नहीं बनाते हैं। अन्य जातियां 9 जातियां ऐसी हैं जो नियमित सेवाएं प्रदान नहीं करती। ये हैं सुअर पालने वाली जाति, तेली, टोडी, मछुआरे, टोकरी बनाने वाले, गडरिये, व्यापारी, अछूत तथा मुसलमान और अन्य बाहरी जातियां। ये जातियां रामपुरा के अतिरिक्त पास के अन्य गांवों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इन जातियों ने अपने परंपरागत व्यवसाय के अतिरिक्त कृषि, मजदूरी, व्यापार एवं दर्जी के कार्यों को भी अपनाया है। 3 अछूत परिवारों में से 15 कृषि कार्य करते हैं और 15 कुली का कार्य। अछूत स्त्रियां भी कुलीगिरी करती हैं। वे धान की रोपाई व निराई करती हैं तथा फसल के कार्य में सहायता करती हैं। वे आटा पीसने, अनाज साफ करने, बबूल के वृक्षों की काट छांट करने का कार्य करती हैं। यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए, कुछ मुसलमान कसाई, मोची, काश्तकार, यूनानी डॉक्टर, कारीगरी, दर्जी, व्यापारी आदि के रूप में भी कार्य करते हैं। आमों के बगीचे हिंदुओं के थे, किंतु आमों का समस्त व्यापार मुसलमानों के हाथ में था। कई सैलानी जातियां भी रामपुरा के आसपास में गर्मियों के मौसम में आती जाती हैं, जो कुआं खोदने, बांसुरी बनाने, लकड़ी काटने, सांप एवं जादू का खेल दिखाने का कार्य करती हैं। अब मैं वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रचलित रहा है। वस्तु विनिमय सेवाओं के बदले अनाज, जमीन अथवा मुद्रा दी जाती है। कभी एक नौकर को जिसने लंबे समय तक अपने मालिक की सेवा की है, जमीन का एक टुकड़ा भी दे दिया जाता है। मंदिर के पुजारियों को भी भूमि भेंट में दी गई है। भूमि का उपयोग उसी समय तक किया जा सकता है जब तक कि व्यक्ति पद पर बना हुआ है। नगद भुगतान को अच्छा माना जाता है। भूमि एवं अन्न से भुगतान ने रामपुरा के लोगों को परस्पर निर्भर बना दिया है। पुजारी, ब्राह्मण, नौकर, गांव के मुखिया तथा लेखपाल आदि को भुगतान जमीन के रूप में किया जाता है, जबकि शिल्पकार, कुम्हार, धोबी, नाई आदि को फसल पर अनाज आदि के रूप में भुगतान किया जाता है। भुगतान कितना होगा, इसका निर्धारण परिवार के सदस्यों की संख्या तथा हलों की संख्या आदि पर निर्भर है। परंपरागत राजनीतिक संगठन प्रभु जाति। रामपुरा के गांव में ओक कालिंग संख्या में सर्वाधिक होने से वह प्रभु जाति है। ओक कालिंग प्रभु जाति के वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी जाति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी न्याय का कार्य करते हैं। गांव में न्याय शीघ्र और सस्ते तौर पर होता है।
मुकदमा लड़ने वाले या तो स्वयं बोलते हैं या अपने किसी चतुर संबंधी अथवा दोस्त को अपनी तरफ से बोलने के लिए कहते हैं। रामपुरा के लोग किसी झगड़े को शहरी न्यायालय के बजाय स्थानीय न्यायालय में जाना अच्छा मानते हैं। मुसलमान भी अपने विवाद निपटाने के लिए प्रभु जाति के बुजुर्गों के पास जाते हैं। प्रभु जाति के वयोवृद्ध व्यक्ति गांव के प्रतिनिधि होते हैं और इस रूप में उनका सम्मान किया जाता है। जातीय पद सोपान क्रम। जातीय पद सोपान में सभी जातियों की स्थिति समान नहीं है, असमान है। प्रत्येक जाति अंतर्वैवाहिक नियमों तथा भोजन के नियमों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। जातिगत व्यवसाय भी समाज में जाति की स्थिति निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति अपनी से ऊंची जाति एवं अपनी जाति के सदस्यों के यहाँ भोजन और पानी ग्रहण नहीं करता। निम्न जातियों में ये सेवाएं ग्रहण करने पर वह अपवित्र हो जाता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां छुआछूत अधिक करती हैं। व्यवसाय और भोजन भी सामाजिक स्थिति निर्धारित करते हैं। यहाँ इस गांव में मांसाहारी भोजन को शाकाहारी से श्रेष्ठ माना जाता है। व्यवसाय भी पद सोपान क्रम तय करता है। कसाई का काम सबसे निम्न कोटि का है। मछली पकड़ना, चमड़े का कार्य, सुअर पालना, ताड़ी बनाना आदि भी निम्न व्यवसाय माने जाते हैं। लोहे का कार्य, बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, गडरिये का काम करना आदि को अछूत कार्य नहीं माना जाता। रामपुरा की जातियां उच्च होने का दावा खान पान एवं व्यवसाय के आधार पर ही नहीं वरन पौराणिक कथाओं के आधार पर भी करती हैं। रामपुरा में ब्राह्मण, लिंगायत और सुथारों को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। कृषक, व्यापारी, तेली, नाई, गडरिये, कुम्हार, मछुआरे, मछली पकड़ने वाले को दूसरी श्रेणी में तथा अछूत जातियों को तीसरी श्रेणी में रखा जाता है। आश्रयदाता और आसामी। रामपुरा के कृषकों और अछूतों के बीच परंपरागत मालिक एवं सेवक के संबंध पाए जाते हैं। सेवक को हेलीमंगा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्वसनीय नौकर। हेलीमंगा मालिक के यहाँ विवाह आदि के अवसर पर सेवक परिवार के लोग मकान की पुताई करने, विवाह मंडप बनाने, ईंधन जुटाने तथा अन्य कार्य करते हैं। सेवक वर को एक जोड़ा चमड़े की चप्पल भेंट करता है। सेवक परिवार की स्त्रियां गेहूं साफ करने, मसाले बनाने आदि का कार्य करती हैं। इन सेवाओं के बदले सेवक परिवार उनको भोजन, वस्त्र, पैसा उपहार देता है। मालिक के यहाँ बैल अथवा भैंस की मृत्यु होने पर सेवक उसे अपने घर ले जाएगा, उसकी खाल से जूते बनाएगा और उसका मांस खाने के काम में लेगा। आश्रयदाता एवं आसामी के मध्य एक और प्रकार का संबंध भी रामपुरा में पाया जाता है और जिसे जीता कहते हैं। इसके अंतर्गत एक गरीब व्यक्ति संपन्न व्यक्ति के यहाँ 1 से 3 वर्ष तक कार्य करने का ठेका लेता है। कार्य करने की शर्तें लिखित होती हैं। ये सेवा काल और अधिक समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। भूस्वामी और आसामी के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती है और ये कभी कभी जातिगत अवरोधों को भी कम करने में सहायक होती है। गांव के मुखिया के मातहत 58 विभिन्न जातियों के परिवार आश्रित थे। चुनावों ने आश्रित दाताओं को दल निर्माण की सुविधाएं दी हैं। प्रत्येक आश्रित दाता का एक वोट बैंक होता है जिसमें उसके आश्रित होते हैं। अब मैं आपको दूसरा अध्ययन बताने जा रही हूँ। किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश के एक गांव की सामाजिक संरचना। मैकियम मैरिट ने 1951 और 1952 में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है जो 1922 शो कर रहा है, यहाँ पर आप इसे 1952 पढ़िए। 1951 और 1952 में किशनगढ़ी नामक गांव का अध्ययन किया था। ये गांव अलीगढ़ जिले में स्थित है। गंगा यमुना के दोआब में बसा हुआ है। इस गांव में 14 स्थानीय जातीय समूह हैं। गांव की जनसंख्या अध्ययन के समय 850 की थी।
सबसे बड़ा जाति समूह ब्राह्मणों का है। ये मुख्य रूप से किसान हैं। किसानों के बाद चमारों, जाटों, कुम्हारों तथा मुसलमान फ़कीरों का नंबर आता है, जिनमें से प्रत्येक के 10 परिवार हैं। अन्य जातियों के छोटे छोटे परिवार भी हैं। प्रत्येक जाति में कई वंशों के लोग हैं। वंश का नाम किसी मुख्य सदस्य के नाम पर होता है। एक वंश के लोगों में वंश भक्ति की भावना पाई जाती है। वर्तमान में वंश समूह का संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। पहले किसान समूह अपने वंश की ज़मीन को मिलाकर जोतते थे, खेती में विनियोग और राब को आपस में बांट लेते थे। वे आपत्ति आने पर और उत्सव के लिए अनाज का एक भंडार भी रखते थे। सबसे अधिक सहयोग संयुक्त परिवार में और उसके बाद वंश समूह में देखा जा सकता है। आवश्यकता के समय समूह के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। वर्तमान में जमींदारी उन्मूलन कानून के लागू होने से भूमि का परिवारों में विभाजन कर दिया गया है। कारीगर और भूमिहीन अपने खेतों का भी संयुक्त प्रबंधन करते हैं। जाति के सदस्यों का गांव से बाहर कार्य करने जाने एवं आपसी बैर विरोध के कारण जाति समितियां विघटित हो रही हैं। जाटों का वंश समूह किशनगढ़ से बाहर भी एक प्रभावशाली संगठन है। जाट उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने किशनगढ़ी को विजय किया है और इनका राज्य कभी आगरा विभाग के सैकड़ों गांवों में फैला हुआ था। अब मैं आपको किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश के गांव की सामाजिक संरचना के संबंध में बताने जा रही हूँ। वहाँ जाति व्यवस्था, अंतर समूह संबंध, उत्सव एवं त्यौहार, पंचायत एवं गुटबाजी, अर्थ व्यवस्था कैसी थी, इसे समझिए। सबसे पहले विवाह के बारे में मैं आपको बताऊंगी। किशनगढ़ी के लोगों के वैवाहिक संबंध आसपास कई गांवों से हैं। गांव में ही विवाह करने की प्रथा नहीं है। इसके अतिरिक्त वे पास के 6 गांव में भी विवाह नहीं करते, क्योंकि वे भी उनके रक्त संबंधी हैं। किशनगढ़ी गांव में विवाह की औसत दूरी 12 मील है और इनके वैवाहिक संबंध 300 गांव में हैं। गांव के आधे विवाह 80 गांव में हुए हैं। गांव का एक क्रम एक ही दिशा में चलता है। लड़की देने वाले गांव को लड़की लेने वाले गांव से नीचा माना जाता है। जिस गांव से लड़की प्राप्त की जाती है, दोबारा उसी गांव में लड़की देना अच्छा नहीं माना जाता। विवाह पर और उसके बाद भी लड़की के ससुराल वाले परिवार को कुछ ना कुछ दिया करते हैं। किशनगढ़ी में दूध देने वाले जानवरों में से 1/4 जानवर विवाह संबंधियों द्वारा भेंट में दिए गए थे। ऋणों एवं कर्जा का 1/4 भाग विवाह के लिए लिया गया था। जाति व्यवस्था वहाँ पर किशनगढ़ी गांव की ब्राह्मण, जाट, बनिया, कायस्थ, बढ़ई, योगी, माली, काछी, गडरिया, नाई, कुम्हार, दर्जी, कोली, खटीक, फकीर, मनिहार, रंगरेज, तेली, भंगी, कंजर आदि जातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जाति की सामाजिक संस्तरण में भिन्न स्थिति है। जातियों के पारस्परिक खान पान और आवभगत संबंधी उनकी सामाजिक स्थिति के द्वारा तय होते हैं। जातियों के पारस्परिक खान पान और उनकी अतिथि सत्कार जो है वे सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होता है। कभी जब जाट आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से संपन्न थे तो उनके घर पर दशहरा के उत्सव पर दरबार लगा करता था। अब स्थिति बदल गई है। निम्न जातियां भी ऊंचा उठने का प्रयास कर रही हैं। जाति ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा निर्धारित नहीं करती, बल्कि संपन्न एवं शक्तिशाली होने पर भी निम्न जाति का व्यक्ति भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। जमींदारी उन्मूलन ने जातियों एवं व्यक्तियों में प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की है। नई पंचायत व्यवस्था ने भी उस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। ब्राह्मणों की संख्या कुल गांव की जनसंख्या की 1/4 है। उनके पास गांव की आधी भूमि है। ब्राह्मणों में से प्रत्येक अपने लिए बोलता है और किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहता है। अब हम जानेंगे अंतर समूह संबंध के बारे में।
समान उत्सवों में भाग लेने के कारण विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा कुछ समूहों का निर्माण किया गया है। इन समूहों से विभिन्न जातियों के सदस्यों को परस्पर नज़दीक आने का अवसर मिला है। स्त्री व पुरुषों के भिन्न भिन्न समूह हैं। बच्चों के खेल समूहों ने भी जातियों के पारस्परिक मिलने को बढ़ावा दिया है। सामान्यतः विभिन्न जातियों के व्यक्तियों का परस्पर मिलन उपयुक्त नहीं समझा जाता। ऐसे संबंधों को जातीय एकता को तोड़ने वाला माना जाता है। वहाँ पर उत्सव एवं त्योहार, विवाह एवं अन्य उत्सवों पर स्वयं ही जाति के अतिरिक्त दूसरी जातियों के लोग भी भाग लेते हैं। शादी से पूर्व 10 रातों तक 4 दर्जन तक स्त्रियां बिना बुलावे के शादी वाले घर में गीत गाती हैं। शादी की दावतों जुलूसों में पुरुष शामिल होते हैं। दावतें क्रमशः वंश समूह, जाति, अन्य जाति एवं पास के गांव में दी जाती हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु एवं अन्य अवसरों का न्योता देने की प्रथा पाई जाती है। दिवाली, होली, अन्य त्योहारों विभिन्न जातियों को परस्पर मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी आप मिलकर के यह त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। पंचायत एवं गुटबाजी, जमींदार के नेतृत्व में नियंत्रण और अनुशासन था। चुनावों में गांव में अलग अलग गुट देखे जा सकते हैं। गुटबाजी के कारण ग्राम पंचायत फूट और आपस में घृणा का केंद्र बन गई है। गांव पंचायत में अनेक जातियों के लोग सदस्य हैं, किंतु ये कभी मिलकर काम नहीं करते। संख्या एवं संपत्ति में अधिकता वाला ब्राह्मण समूह ही कुछ काम कर सका है। आपसी फूट के कारण गांव पंचायत कर वसूलने, दंड देने और विकास कार्य कराने में असफल रही है। किशनगढ़ी में पंचायत अदालत भी है जो मुकदमों की सुनवाई करती है। इस पंचायत के 25 सदस्य हैं जो सभी जमींदार हैं। अर्थव्यवस्था, किशनगढ़ी गांव में 535 एकड़ समतल और उपजाऊ भूमि है। सिंचाई अधिकतर कुओं द्वारा की जाती है। पानी निकालने का काम बैलों के द्वारा और ढेकलियों की सहायता से किया जाता है। गांव में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और लोगों के लिए अनाज उत्पन्न हो जाता है। नीची जाति के लोग कर्ज में फंसे हुए हैं और रुपयों और अनाज के रूप में उसे वसूल किया जाता है। एक भूस्वामी प्रति दूसरे वर्ष अपने मजदूर को बदल देता है। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न जातियां अपना परंपरागत व्यवसाय करती हैं। इन व्यवसायों द्वारा गांव वालों को बाहर के लोगों की सेवा करने का भी अवसर मिलता है। अब मैं आपको पंजाब के गांवों की सामाजिक संरचना के संबंध में बताने जा रही हूँ। पंजाब के गांव के घर नज़दीक होने से गांव एक संगठित इकाई दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि जो वहाँ गांव में मकान हैं, मकानों की दीवारें आपस में छपी हुई हैं, सटी हुई हैं, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं, सटी हुई हैं। एक गांव में कई गलियां होती हैं। गांव के भीतर अतः गांव की सीमा पर तालाब होते हैं। गांव के चारों ओर गांव वालों के खेत होते हैं। कुछ गांव के चारों ओर परकोटा भी बना होता है। गांव सड़कों द्वारा उपभागों में बटा होता है जिसे पट्टियां कहते हैं। एक पट्टी में अक्सर एक जाति के सदस्य रहते हैं, किंतु जनसंख्या बढ़ जाने पर दूसरी पट्टी में भी रहा जा सकता है। हर पट्टी में दुकानें, सार्वजनिक स्थान और धार्मिक स्थान होते हैं। इन पट्टियों में सामुदायिक भावना घनिष्ठ होती है। अब हम इस पंजाब के गांव की सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे। बाही विवाही समूह, एक गांव के और एक पट्टी के लोग अपनों को एक पूर्वज से संबंधित मानते हैं। यदि किसी गांव में 4 पट्टियां हैं तो संभवतः उनको 4 भाइयों ने बसाया होगा। एक पट्टी के लोग, एक गांव के लोग परस्पर विवाह नहीं करते। अक्सर एक गांव में एक ही जाति निवास करती है। इस प्रकार जाट गांव, सिख गांव, मुस्लिम गांव, हिंदू गांव देखे जा सकते हैं। पंजाब के गांव ग्राम जो हैं वह बाही विवाही के नियमों का पालन करते हैं। जिन गांव में लड़कियां ली जाती हैं,
जिन गाँवों से लड़कियां ली जाती हैं उसी गांव में फिर लड़कियां दी नहीं जाती हैं। उसी गांव लड़की प्राप्त करने वाले गांव को लड़की देने वाले गांव से ऊंचा माना जाता है। सिखों में लड़कियां दक्षिण के गांव से उत्तर के गांव की ओर दी जाती हैं। जो गांव अमृतसर के जितना नज़दीक है वह उतना ही ऊंचा माना जाता है। प्रत्येक गांव के लिए ये तय होता है कि वह किन गांवों से लड़कियां लेगा व किन गांव को लड़कियां देगा। पंजाब में गांव बाह्य विवाह का प्रचलन भी है। अक्सर 4 मील की दूरी तक के गांव में विवाह नहीं किया जाता। विवाह पूर्व लड़का व लड़की द्वारा एक दूसरे को देखने को अनुचित मानने के कारण ही ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह संबंध आमतौर पर 8, 16 और 32 मील की दूरी के गांव में होते हैं। जाति व्यवस्था पंजाब में जाटों में विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख को मानने वाले पाए जाते हैं। जाटों में सिखों की संख्या सर्वाधिक है। राजपूत लोग कृषि का कार्य करते हैं और जाट पशुपालन का। ये दोनों ही अच्छे सैनिक माने जाते हैं। पंजाब में व्यवसाय के आधार पर जातियां नहीं पाई जाती। सभी सिख समान माने जाते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों। सिखों और मुसलमानों में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। भारत के विभिन्न भागों की तरह पंजाब में भी जजमानी प्रथा देखी जा सकती है। श्रम विभाजन जाति के आधार पर है। जैसे अस्पृश्य जाति ऊन साफ करती है, मुसलमान रंगरेज रंगाई का कार्य करते हैं, जुलाहे बुनाई का कार्य और दर्जी सिलाई का कार्य करते हैं। श्रम विभाजन ने भारत के गांव की अर्थव्यवस्था को भारत विभाजन ने पंजाब के गांव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। परिवार पंजाब में परिवार पितृस्थानीय है और विवाह के बाद पत्नी पितृगृह में निवास करती है। वहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है। एक संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर भूमि पर भार बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में युवा सदस्यों में से 1 या 2 बाहर नौकरी करने लगते हैं और उनकी पत्नियां तथा बच्चे संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर वे आमतौर से अपने मूल निवास पर ही आकर रहते हैं। पंजाब के गांव में पुराने सैनिक तथा नगरवासी देखे जा सकते हैं। पंजाब के गांव में पंजाब के गांव में ग्राम पंचायत के अतिरिक्त पट्टियों की पंचायत भी है। पट्टी पंचायतें पट्टी की आंतरिक समस्याओं को हल करती है। ये पट्टियों के संबंध में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। विभिन्न पट्टियों की पारस्परिक समस्या का हल ग्राम पंचायत करती है। प्रत्येक पट्टी का अलग अलग संगठन होने पर भी दूसरे गांव के सम्मुख एक गांव की सभी पट्टियाँ सामूहिक रूप से ग्रहण कर लेती हैं। गांव की सीमा, सिंचाई का पानी, स्त्रियों का अपमान आदि मामलों को लेकर एक गांव दूसरे से झगड़े होने पर सभी जातियां व धर्मों के लोग संगठित हो जाते हैं। पंजाब में सामुदायिक संगठन जैसे आर्य समाज, अकाली दल आदि पाए जाते हैं। वोट सांप्रदायिक आधार पर दिए जाते हैं। इस संबंध में मैं स्मिथ का मत भी आपको बता देना चाहूँगी। स्मिथ का मत है कि पंजाब के गांव कुछ मामलों में एक संगठित इकाई हैं, फिर भी वे आत्मनिर्भर नहीं हैं। आर्थिक क्षेत्र, वैवाहिक संबंध, धार्मिक और राजनीतिक संगठन के मामलों में गांव के संबंध बाह्य जगत के साथ पाए जाते हैं। थैंक यू।